ओके, अगला लेक्चर फाइनेंशियल टर्म्स। कुछ 15 एक टर्म्स मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, बहुत ही इजी टर्म्स थी। आज से थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स के ऊपर जाऊंगा। 11:15 बजे तक लगभग मिलूंगा, ठीक है, 11:20 तक, ठीक है। अभी पढ़ लो ना, अभी पढ़ लो। बियर्स, पहली टर्म जो है मैं आज की ले रहा हूँ, दैट इज बियर्स। बियर का मतलब क्या होता है? बियर का मतलब क्या होता है? भालू। बियर का मतलब क्या होता है? भालू। बियर मतलब भालू। भालू कैसा होता है? ठीक है, भालू चलता है धीरे, ठीक है, उसको आराम पसंद है जीवन में, राइट। तो भालू धीरे धीरे हर काम करता है। तो भालू लोग जो हैं, वो लोग जो बियर्स हैं, वो मान के चलते हैं कि भैया जो स्टॉक मार्केट है, सुनो, बियर्स से लोग मान के चलते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत धीरे चलने वाला है। धीरे चलने वाला है मतलब कि जो शेयर प्राइसेस होंगी वो कम होंगी। शेयर प्राइसेस क्या होंगी? कम। तो बियर्स का मान के चलते दैट दे आर पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है जीवन में ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं, हमेशा नेगेटिव लोग हैं, ठीक है। दे आर पेसिमिस्ट का मतलब होता है दे आर ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड। जिनका ये एटीट्यूड होता है, दे एक्सपेक्ट दैट द शेयर प्राइसेस ऑन एनी अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट इज ट्राइंग टू फॉल। जो शेयर का जो प्राइस है वो गिरेगा। इसलिए इन बियर मार्केट द जनरल स्टेटमेंट इज दैट प्राइसिंग आर गोइंग टू बी lower and majority of the dealers will sell it as quickly as for fear of holding securities which diminish in value। तो ये जितना जल्दी हो सके, ये लोग जितना जल्दी हो सके ये शेयर को क्या करके चले जाते हैं? बेच के चले जाते हैं। दे सेल द शेयर एज क्विकली एज पॉसिबल, राइट। सो ऐसे लोगों को हम कहते हैं बेयर्स। क्या कहते हैं? बेयर्स। अच्छा, अभी बियर पढ़ा दिया तो इसका उल्टा पढ़ लें, बुल। क्या पढ़ेंगे? बुल, ठीक है। बुल्स जो है, बुल मतलब सांड, बुल मतलब सांड, ठीक है। बुल मतलब सांड, ठीक है। ठीक है, मेरे को तो बुल सांड ही समझ, ठीक है। अभी सांड जो है बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर लाल कपड़े, लाल, हाँ, हाँ, तो अ बुल इज द वन हु एक्सपेक्ट्स, अच्छा ठीक है ना, अ बुल इज अ वन हु एक्सपेक्ट्स दैट द प्राइसेस आर गोइंग टू राइज इन द मार्केट। इसलिए ये लोग प्रेजेंट में शेयर क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। बुल जो है प्रेजेंट में शेयर खरीदेगा ताकि फ्यूचर में वो महंगा बेच सके, और जो बियर है वो प्रेजेंट में शेयर बेचेगा ताकि उसे फ्यूचर में कम पैसा ना मिले, उसे आज ही ज्यादा पैसा मिल जाए। तो ये बात हमेशा याद रखना, एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट ने कई बार पूछा है कि जो बुल है वो प्रेजेंट में क्या करेगा? बुल प्रेजेंट में शेयर को खरीदेगा ताकि वो फ्यूचर में शेयर को बेच सके, और जो बियर है वो प्रेजेंट में शेयर को बेचेगा ताकि वो फ्यूचर में शेयर को ताकि मैं, ताकि फ्यूचर में मैं शेयर को महंगा, कम से कम और सस्ता तो ना बेचूं। तो वो आज ही शेयर बेच देगा, वहीं जो बुल है वो आज ही शेयर को खरीद लेगा। तो सीधी सी बात है कि बुल शेयर खरीदेगा बियर से। बुल किससे शेयर खरीदेगा? बियर से। तो बुल और बियर दोनों मेरे यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद की जो टर्म है मैं आपकी ले रहा हूँ, दैट इज बॉन्ड्स। ओके, बॉन्ड्स। हाँ, बियर जो है वो प्रेजेंट में शेयर को बेच देगा, और बुल जो है वो प्रेजेंट में शेयर खरीद लेगा, ठीक है। बुल प्रेजेंट में शेयर खरीद लेगा और बियर जो है वो प्रेजेंट में शेयर को बेच देगा। क्लियर? तो अगली टर्म हम ले रहे हैं बॉन्ड्स। वैसे तो बॉन्ड्स से आप बहुत अच्छे से आपका रिश्ता है, क्योंकि आपने डिवेंचर्स पढ़ा था टर्म वन में, डिवेंचर पढ़ा था ना। तो डिवेंचर इज लाइक बॉन्ड ओनली, डिवेंचर इज लाइक बॉन्ड ओनली। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स किस में? टर्म वन टू में, हाँ। तो अभी तो खैर आपको याद है ही है कि भैया बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड बेसिकली एक वो इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ गया? BOND, bonds. It is a promissory note issued by the companies or government to its buyers. It speaks about the specified amount held for specified time period by the buyer. Basically, bond जो है वो रिडीम होता है, या तो पार पे भी रिडीम हो सकता है, प्रीमियम के पे रिडीम हो सकता है, और डिस्काउंट पर भी, वो डिस्काउंट पर रिडीम नहीं होता। जनरली बॉन्ड जो है वो पार या प्रीमियम पे रिडीम होगा। तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड पर क्या पे वो करती है कंपनी? इंटरेस्ट। बॉन्ड पर कंपनी क्या पे करती है? इंटरेस्ट। यहाँ पर जो एक चीज आपको याद रखनी है वो है कि सरकार भी बॉन्ड इशू कर सकती है, और हम पढ़े हैं ट्रेजरी बिल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सरकार शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल इशू करती ना। तो ट्रेजरी बिल इज लाइक बॉन्ड ओनली, दैट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स बायर्स, और वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए इंटरेस्ट इनकम देता है। क्या देता है बोलो? इंटरेस्ट इनकम कंपनी को, है, टेंडर नहीं।
टेंडर तो वो सरकार को फ्लाईओवर बनाना है तो उसके लिए रिक्विजिशंस आती है, उसको टेंडर कहते हैं. बॉन्ड इज डिफरेंट ओनली. बॉन्ड इज लाइक डिबेंचर दैट इज इश्यूड बाय द कंपनीज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, टेल मी. तो एक काम करते हैं ना, पहले मैं तुमको डिबेंचर पढ़ाता हूँ. डिबेंचर आई थिंक यहाँ पर आपको मिलेगा, ये रहा डिबेंचर, अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट दैट. पहले एक बार डिबेंचर पढ़ाता हूँ, फिर बॉन्ड और डिबेंचर में डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है. अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय फिजिकल एसेट्स और कोलैटरल. Debentures are backed only by general credit worthiness and reputation of the issuer. A debenture is an unsecured form of investment. Basically ना, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने तुमको अनसिक्योर्ड डिबेंचर एक्सप्लेन किया है और यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने आगे लिख दिया डिबेंचर, जबकि है ये पूरी डेफिनेशन. देखो ना, जो सिक्योर्ड नहीं है, जिस पर तुमने तो पढ़ा ना इश्योर्ड डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पर इंस्टीट्यूट तुम्हें सिर्फ अनसिक्योर्ड डिबेंचर समझाना चाह रहा था, पर टाइपिंग एरर की वजह से मॉड्यूल में उसने सिर्फ डिबेंचर लिखा है. तो बेसिकली आपको फाउंडेशन के लिए इतना याद रखना है कि डिबेंचर अनसिक्योर्ड होता है. क्या रखना है? डिबेंचर अनसिक्योर्ड ओनली फॉर फाउंडेशन. बट व्हेन यू विल गो इन इंटर लेवल तो वहां डिबेंचर का रिडेम्पशन का पूरा चैप्टर है आपके पास. क्लियर? आई बात समझ? तो अभी मतलब मेरे को बताओ, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में क्या फर्क है? डिबेंचर सरकार इशू नहीं करती, सिर्फ डिबेंचर सरकार इशू, पर बॉन्ड सरकार भी इशू करती. आई बात समझ? दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर. That is the only difference between bonds and debenture. कोई डाउट? So debenture is done, bond is done. अगली बात मैं ले रहा हूँ आपकी डाइवर्सिफिकेशन. क्या ले रहा हूँ? डाइवर्सिफिकेशन. एक कंपनी आजकल एक ही प्रोडक्ट लाइन में रहना चाहती नहीं. कंपनी आजकल बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस में रहना चाहती है ताकि उसका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए, और इसी आर्ट को हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन. क्या कहते हैं बोलो? डाइवर्सिफिकेशन. इट मीन्स reducing the investment risk by purchasing shares of different companies operating in different sectors. जब हम अलग अलग कंपनी का शेयर जो कि अलग अलग सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, जब हम उसको खरीद करके रखते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन. भाई सीधी बात है ना, मेरी कंपनी ये पेन बनाती हूँ, मैं पेन बनाता हूँ मैं, ठीक है. मैं पेन बनाता हूँ, पर मैंने किसी कैमरा बनाने वाली कंपनी का भी शेयर खरीद लिया. क्यों? डाइवर्सिफिकेशन के लिए. इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन, राइट. तो बेसिकली मेरा इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है. तो डाइवर्सिफिकेशन के पीछे एक ही स्ट्रेटेजी काम करती है जो आपको याद रखना है, रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क बाय परचेजिंग द शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज. ठीक है, इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन. क्या कहते हैं बोलो? डाइवर्सिफिकेशन के बाद अगली टर्म में आपकी ले रहा हूँ कैश बजट. वैसे मैंने आपको बजट पढ़ा रखा है और आप लोगों ने तो अपने जीवन में कैश फ्लो भी पढ़ रखा है, हाँ. पर एक क्वेश्चन आता है कैश बजट बनाने का. क्या बनाने का? कैश बजट बनाने का क्वेश्चन आता है जनरली आपके कॉस्टिंग के पेपर में, राइट. आपका सीए इंटर लेवल पर जाकर के एक पेपर आएगा 100 मार्क्स का, कॉस्टिंग. कौन सा पेपर आएगा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. उसमें वो आपको कैश फ्लो बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे चलो कैश बजट बनाओ. क्या बनाओ? तो बेसिकली कैश बजट होता क्या है? कैश फ्लो जैसे होता है, थोड़ी बहुत एडिशनल कैलकुलेशन उसके अंदर होती है. सो बेसिकली इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लोज जिसमें रिसीट्स, डिसबर्समेंट्स एंड कैश बैलेंसेस फॉर अ फर्म ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड. होता कैश फ्लो जैसे ही है, पर थोड़ा इसका बनाने का तरीका अलग होता है, तो उसे हम कहते हैं कैश बजट. क्या कहते हैं? कैश बजट. ठीक है, तो कैश बजट इज डन. अगली बात मैं ले रहा हूँ आपकी कॉमर्शियल पेपर, जो कि 12th क्लास की टर्म है. कॉमर्शियल पेपर क्या होता है सर? वो कंपनी जो कि अच्छी कंपनीज है, वो कंपनी जो कि अच्छी कंपनी जिनके मार्केट में गुडविल है, रेपुटेशन है, पहचान है, वो लोग अनसिक्योर्ड तरीके से, मतलब बिना सिक्योरिटी के, शॉर्ट टर्म के लिए. किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए लोगों से पैसा उधार लेते हैं. लोगों से पैसा क्या लेते हैं? क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, 1 साल से कम. शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से, अरे शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से. और केवल वो कंपनी इश्यू करती है जिनके मार्केट में गुडविल है, जिनके मार्केट में इज्जत है, उसे हम कहते हैं कॉमर्शियल पेपर. अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स ऑफ लार्ज फर्म्स यूजुअली इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹1 लाख और मोर. सर यहाँ पर हमने कुछ 12th क्लास में पढ़ा था 25,000 या उससे ज्यादा. अरे नालायकों, वो 25,000 उससे ज्यादा टी बिल की लिमिट थी. किसकी लिमिट थी? ट्रेजरी बिल की लिमिट थी 25,000 उससे ज्यादा. मोदी जी मिनिमम कितना रुपए भी भीख मांगे? कम से कम 25,000. हाँ, नहीं के बाद 50. वो टी बिल की लिमिट थी. पहली बार ये 12th क्लास में नहीं पढ़ाया था उनको कि कॉमर्शियल पेपर की लिमिट क्या होती है. अभी फाउंडेशन में पढ़ा रहे हैं कि कॉमर्शियल पेपर की लिमिट क्या होती है. 1 लाख रुपए उससे ज्यादा, 1 लाख और मोर, मल्टीपल्स नहीं है. तुमको 1 लाख 1 रुपया देना शगुन का, तो तुम ले लो कॉमर्शियल पेपर 1 लाख 1 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं. मिनिमम कितने रुपए का होना चाहिए? मिनिमम कितने रुपए का होना चाहिए बोलो? 1 लाख. 1 लाख एंड हैविंग एन इंटरेस्ट रेट समवट बिलो द प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक्स. बेसिकली जिस रेट पर
बैंक से उधार मिल रहा है, अगर कंपनी उसी रेट पर कॉमर्शियल पेपर लाए तो फिर तो बैंक से उधार ही ले लेना, फिर कंपनी को गुडविल का क्या फायदा। तो कॉमर्शियल पेपर की जो इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट होती है वो पीएलआर से कम होती है। पीएलआर क्या होती है? प्राइम लेंडिंग रेट। भाई बैंक लोन दे रहा है 10% पे, तो अगर कंपनी तुमको कॉमर्शियल पेपर पे भी 10% ही देगी तो कंपनी की गुडविल का कंपनी को क्या फायदा। आई बात समझ। तो अगर प्राइम लेंडिंग रेट चल रही है 10%, तो कंपनी कॉमर्शियल पेपर इशू करती है 9% पे। याद रखना, कॉमर्शियल पेपर पर इंटरेस्ट रेट पीएलआर से कम होती है, प्राइम लेंडिंग रेट। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? कॉमर्शियल पेपर इज डन। अगला मैं ले रहा हूँ आपका कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। आप लोग सब जानते हो, ऐसा डिबेंचर जो शेयर में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो बेसिकली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है क्या? कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। और शेयर में भी बेसिकली कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर। कौन सा शेयर? इक्विटी। कोई डाउट? ठीक है, तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज सिक्योरिटी। अच्छा, इसमें बॉन्ड्स भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं और प्रेफर्ड स्टॉक्स भी आती है। प्रेफर्ड स्टॉक्स का मतलब प्रेफरेंस शेयर। अरे प्रेफर्ड स्टॉक का मतलब प्रेफरेंस शेयर। कोई डाउट? तो ऐसा सिक्योरिटी जो कि जिसके पास में बाय एन इशूअर, a security by an issuer that can be converted into other security of that issuer are known as convertible security. बेसिकली डिबेंचर कन्वर्टेबल होता है इक्विटी में, प्रेफरेंस शेयर भी कन्वर्टेबल होता है इक्विटी शेयर में, राइट। सो द कन्वर्जन यूजुअली अकर्स एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। होल्डर का ऑप्शन है, भाई मेरा शेयर है तो मेरा ऑप्शन है कि मेरे को इसको कन्वर्ट करना है या नहीं करना है, बट इट में अकर एट द ऑप्शन ऑफ द इशूअर ऑल्सो। कई बार कंपनी भी कंडीशन डाल देती है कि चलो 2 साल तक तुम इस पर डिवेंचर का इंटरेस्ट लेना, उसके बाद हम इसको इक्विटी बना देंगे। क्या बना देंगे? तो कन्वर्जन दोनों पॉइंट से हो सकता है, कन्वर्जन होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों से हो सकता है। सो इट कैन बी इवन एट द ऑप्शन ऑफ इशूअर ऑल्सो। ऐसा रट के नहीं जाना है कि सिर्फ होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्जन होगा, इट कैन बी एट द ऑप्शन ऑफ इशूअर ऑल्सो। क्लियर? दैट इज डन। सो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आर डन। इसके बाद मैं ले रहा हूँ आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं? टू हुम द कंपनी ओव्स और who is owed by the company or to the company? Who is owed by the company or to the company? These are the people who owe money to any particular, who who owe money to at any particular time. The value of the creditor is included in the published accounts. Who owed to, हमने उधार लिया है, who owed to। क्लियर? किसने? बाय होता है क्रेडिटर के लिए। डेटर, देखो मैं फिर डेटर पे भी लेके चलता हूँ ना। डेटर में क्या पढ़ा था? एक मिनट ना, डेटर पे पढ़ा देता हूँ। कहाँ गया डेटर? किसके? नहीं, तुम तो मेरे को नॉर्मल ट्रांजैक्शन समझाओ ना। ओड टू मतलब उधार लेना कि देना? भाई ये ए कंपनी है, ये बी है, इसने इसको सेल किया। क्या किया? मतलब इसने किया परचेस है। तो उधार देने को क्या कहते हैं? ओव्ड टू या ओव्ड बाय? बी इज ओव्ड बाय ए या ए इज ओव्ड बाय बी? हाँ अंशुल, क्या? किसने किसको उधार दिया? ए ने बी को। ए ने बी को उधार दिया। बी इज ओव्ड टू ए बट ए इज ओव्ड बाय बी। ए इज ओव्ड बी, ए इज ओव्ड टू ए बट बी इज ओव्ड बाय बी। बी इज ओव्ड बाय ए। क्लियर? तुम लोग मेरे को पागल कर दो किसी। जो यहाँ लिखा है ना वो पढ़ लो, खत्म। तुम लोग की कॉमन सेंस भी इतनी कॉमन नहीं है कि, हाँ ठीक है। हाँ, टू का मतलब क्या होता है? हाँ, और बाय का मतलब? हाँ, बाय का मतलब डेटर क्रेडिटर। हाँ वापस समझाओ। ओव्ड टू मतलब हमने उधार लिया, ओव्ड बाय मतलब हमने उधार दिया। ठीक है। हाँ
है? हाँ बैड डेट्स बताया था ना, ओड टू कंपनी। हाँ कंपनी ने उधार दिया ना, ओड टू कंपनी मतलब दैट पर्सन इज ओड टू द कंपनी। डेटर्स की डेफिनेशन हमने, बैड डेट्स की डेफिनेशन डेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी ना, ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? बैड डेट की डेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी थी। These are the people or the organization you owe money to. You owe, हाँ अब आया ना क्लियर? Creditors you owe money to at a particular point of time. That is creditor. That is, भाई तुमने जिससे उधार लिया, you owed money to at any particular time is called as creditor. Clear? So creditor is done. क्रेडिटर के बाद डाइवर्सिफिकेशन ले चुका हूँ, अभी चलेंगे फिर से ऊपर फर्स्ट पेज पे। और फर्स्ट पेज पर जो अगली डेफिनेशन मैं आपकी ले रहा हूँ, दैट इज बोनस। बोनस, ओके? हाँ बोनस क्या होता है? कई बार हमने कंपनी के शेयर खरीद के रखे हैं, कंपनी अपने शेयर होल्डर को ऐसी गिफ्ट देती है, कंपनी कहती है जाओ हम हमको डिविडेंड नहीं देंगे, हम तुमको डिविडेंड इस साल नहीं देंगे। अभी शेयर होल्डर बेचारे बहुत खतरनाक है, इक्विटी वाले सब कह रहे तुमने हमको पिछले 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया और इस बार भी नहीं दोगे, तो कंपनी कहती है अरे सुनो हम तुमको ना कुछ फ्री शेयर्स देंगे। क्या देंगे? फ्री शेयर्स। भाई अगर तुम्हारे पास अभी 2 शेयर हैं, मान लो हम तुमको 1:2 में बोनस दें, ये रेशियो है 1:2। अभी इसको इंटरप्रेट करना सीखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको बोनस में। वैसे तो मैं सिर्फ रीड करके बता सकता था, पर वो मेरी आदत है नहीं, ठीक है? मान लो ये ए है, ये कौन है? ए, और ये बी। हमेशा रेशियो को अपन ऐसे पढ़ते हैं A:B। ये सिंपल मैथ्स की क्लास है, नहीं आ रहा हो समझ तो वापस 5th 6th क्लास के इसी बच्चे से पूछ लेना, ठीक है? रेशियो को हमें हमेशा कैसे लिखते हैं? A:B। मैं कहता हूं अगर 1:2 का बोनस देना है, क्या देना है? 1:2 का, और कंपनी के पास अभी एग्जिस्टिंग शेयर्स का नंबर है 1 लाख शेयर। कितने शेयर है? चलो 1:2 में बताओ बोनस शेयर कितने दूंगा? वेरी गुड, हाँ 2 लाख। गलत। हाँ कैसे? A:B को हम हमेशा इंटरप्रेट करते हैं, बी होती है, अभी सुन लो, चाहिए तो लिख के भी रखना, बी होती है हमेशा एग्जिस्टिंग पोजीशन। क्या होती है? बी हमेशा क्या होती है? मतलब जिसके पास अभी 2 शेयर है, जिसके पास अभी कितने शेयर है, उसको न्यू पोजीशन में डालना है। न्यू पोजीशन में डालना है मतलब उसको 1 शेयर क्या देना है? बोनस। तो अगर 1 लाख शेयर है, कितने शेयर है? 1 लाख। ये अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो न्यू पोजीशन में शेयर कितने हो जाएंगे? 50। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? बस इसी को बोनस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बोनस। हमेशा याद रखना, होल्डर ऑफ बी मतलब एग्जिस्टिंग पोजीशन विल गेट ए नंबर ऑफ शेयर्स एज बोनस। इसका मतलब यही होता है, और यही रखना है इंटर पास होने तक, उसके बाद भी यही रखना है, ठीक है? A:B का मतलब होता है, बी का मतलब होता है एग्जिस्टिंग पोजीशन, बी का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग पोजीशन, और ए का मतलब होता है न्यू पोजीशन। मतलब होल्डर ऑफ बी विल गेट ए नंबर ऑफ शेयर्स एज बोनस। अगर 1 लाख शेयर होल्डर्स है तो वो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, मतलब वो किसके बराबर है? 2 के। तो न्यू पोजीशन किसके बराबर है? 1 के। तो न्यू पोजीशन में शेयर कितने होंगे? 50,000। चाहिए तो कॉपी करके लिखो, कॉपी करके रखो इसको। A:B is always interpreted as B existing position। जल्दी लिखो, होल्डर ऑफ B, A:B is interpreted as, B का मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशन, A का मतलब न्यू सिचुएशन। इफ कंपनी डिक्लेयर्स, वापस बोलोगे, A:B is always interpreted as B existing position, A new position। For example, if company declares bonus, for example, if company declares bonus, या ऑनलाइन जो बच्चे देखेंगे उनको भी लिखना है, आपसे भी सेम क्वेश्चन होगा, नहीं जब सेल पे जाएगा। हाँ, होल्डर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल इफ कंपनी डिक्लेयर्स बोनस इन द रेशियो 1:2, that means 2 is existing position, means holder of 2 shares, means holder of 2 shares will get one share as bonus। holder of 2 shares will get 1 share as bonus, ठीक है? 2 shares will get 1 share as bonus। so bonus issue will be equal to 1 lakh multiplied by 1/2। 1 lakh multiplied 1/2, 50,000 बोनस एलिमेंट है,
तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए आफ्टर बोनस इशू 111. Okay, that was very easy. Now you solve yourself one illustration more. If existing shares, if existing shares are equal to 7 lakh number and bonus issue is 3:4. Bonus issue is 3:4. Calculate bonus shares. Calculate bonus shares and total shares. चलो जल्दी. 2 minutes only. Tell me, what is bonus share? Bonus share is 7 lakh into existing position 4 into 3. 5. 25. Okay. This is bonus. Then what is total share? 7 plus 5 lakh 12 lakh. Oh, that was very easy. Yes or no? You should remember this concept. फाउंडेशन लेवल पे कोई नहीं समझाता, मैंने समझा दिया, 2 क्वेश्चन पे करा दिए. इससे ज्यादा ना तो मुझे पैसे मिलते ना मुझे इच्छा है समझाने की. ओके चलो आगे आगे बढ़ते हैं. बोनस समझ आया? ऑलवेज बी विल गेट ए नंबर ऑफ शेयर्स एज बोनस, ऑलवेज. ठीक है. अब यहाँ तो तुम्हारी लाइफ इजी, सिर्फ बोनस ही पढ़ा रहा हूँ. आगे मैं आगे कहाँ इंटर में रिवर्स स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट, कंसोलिडेशन सब पढ़ाऊंगा, उसे क्वेश्चंस पे कराऊंगा. ठीक है. लगभग 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो. समझ आया? 8 नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर. ओके. सो बोनस खैर हमारे लिए ये सब मतलब का था ही नहीं, ये सब नॉलेज के लिए पढ़ाया है. ठीक है. एमसीक्यू कभी मेरे जैसा टीचर को बैठ जाए तो दे दे ऐसा. ठीक है. पर तुम्हारे लिए जो मतलब क्या है वो तो ये है कि बोनस कंपनी फ्री देती है. बोनस शेयर कंपनी कैसे देती है? इट इज अ फ्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर मेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर. मैंने बता दिया एग्जिस्टिंग शेयर मतलब बी. एग्जिस्टिंग शेयर मतलब बी. आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड रेवेन्यूज रिजर्व्स अ बोनस डज नॉट contribute additional felt to the shareholder. It merely signifies recapitalization of reserves into equity share capital. Basically कंपनी बोनस के लिए एंट्री क्या मारेगी बुक्स में? 50,000 शेयर इक्विटी कैपिटल में इशू करे, पर पैसा तो आया नहीं. अरे पैसा आया क्या बोनस में? अरे मैं बता रहा हूँ क्या एंट्री होगी. हाँ, कंपनी ने बोनस दिया मतलब कंपनी को शेयर तो बढ़े कंपनी के. अरे कंपनी का भी टोटल शेयर कैपिटल 1.5 लाख होगी ना, तो शेयर कैपिटल तो बड़ी, मतलब 2 शेयर कैपिटल एंट्री तो माननी पड़ेगी. तो डेबिट किसको करोगे? एक्ट कहता है डेबिट कर दो P&L अकाउंट को. किसको डेबिट कर दो? मतलब जो हमेशा तुम एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इस बार एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू. तो बेसिकली तुमने क्या करा, क्या तुमने P&L का पैसा ट्रांसफर कर दिया कहाँ? अरे शेयर कैपिटल में. P&L से तुमने पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल. इसलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी है, इट इज कॉल्ड एज रीकैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स इनटू इक्विटी शेयर. समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर एंट्री क्या होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. क्या एंट्री होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. However, the expectation of bonus share has a bullish impact on the market sentiment and causes the share prices to go up. S हटा देना up. ठीक है. समझना. कंपनी जैसे बोनस की इंफॉर्मेशन मार्केट में लाती है तो कंपनी में लोग ज्यादा शेयर खरीदते हैं. क्यों? क्योंकि भाई लोगों को फायदा है ना. अगर एक शेयर पे एक बोनस दिया तो मतलब शेयर होल्डर को एक का पैसा दे के 2 शेयर मिलेंगे, तो इससे शेयर प्राइसेस क्या होते हैं? अप. क्लियर? तो बोनस की न्यूज आते ही मार्केट में शेयर प्राइसेस क्या हो जाते हैं? मार्केट में बढ़ जाते हैं. क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं. कोई डाउट? दिस इज कॉल्ड एज बोनस. समझ में आया? अभी लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा झटका. ठीक है. नहीं लग रहा? अच्छा अभी लगेगा. सो बोनस इज डन. बोनस के बाद मैं ले रहा हूँ बियर मार्केट, क्योंकि हम बियर पढ़ चुके हैं. तो बोनस के बाद मैं ले रहा हूँ बियर मार्केट. बियर मार्केट एक ऐसा मार्केट इन विच द स्टॉक प्राइसेस आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली. सर ऐसा मार्केट जिसमें शेयर प्राइसेस क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं, उसको हम कहते हैं बियर मार्केट. क्या कहते हैं बोलो? बियर मार्केट. क्लियर? बुल मार्केट दिया है? बुल मार्केट. ओके. अ मार्केट इन विच द स्टॉक प्राइसेस आर इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, इसको कहते हैं बुल मार्केट. क्या कहते हैं? बुल मार्केट. क्लियर? ऐसा मार्केट जहां सांड पाए जाते हैं. ओके. देन वी विल टेक अ मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, एसेट. सर एसेट क्या होती है? व्हाट इज एन एसेट? सर
वो सारा पैसा जो मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड, वो तो 11th क्लास थी, क्या थी? 11th क्लास। अभी हम उससे बहुत ऊपर है, अब तो हम 12th के भी ऊपर है। हाँ, तो अभी एसेट की डेफिनेशन जो मैं तुम्हारे को यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये मेरा ही एरिया है इंटर पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिट प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आई एम अकाउंट्स भी, आई एम इन्वॉल्व इन अकाउंट्स एट इंटर लेवल। सोचो, तो सोचो अगर मैं 11th 12th अकाउंट्स पढ़ाने लग जाऊँ तो कितनी अच्छी पढ़ा सकता हूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं करते। ओके, हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो एसेट की डेफिनेशन है वो क्या है? सर एसेट इज अ रिसोर्स। सुनो, अभी इधर देखो मत, नीचे मत देखो, इधर देखो अभी सामने। एसेट एक रिसोर्स है। एसेट क्या है? एक रिसोर्स, मतलब जिनको तुमने खरीदा है, जिनको तुमने, जो तुम्हें फ्यूचर में कमा के देंगे, जो तुम फ्यूचर में, तो डेफिनेशन क्या बनी? एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। कंट्रोल मतलब इसका पूरा बनाने तक का खर्चा किसने बेयर करा है? मैंने। इसका पूरा बनाने तक का खर्चा किसने बेयर करा है? बोलो। मैंने बेयर करा है। एंड इट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइजेस फ्रॉम व्हिच बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी, from which future economic benefits are expected to flow to the entity. If the benefits are expected to flow for more than 1 year, fix the asset. If the benefits are expected to flow for less than 1 year, current asset. समझ में आया? So simple. Accounting standards are so easy. नहीं, जो हमने आज तक की डेफिनेशन सारी पढ़ी है वो सब धज्जियां उड़ जाती है उसकी। आज तक हमने एसेट में कभी ऐसे नहीं पढ़ा इट इज अ रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटरप्राइज, पर यहां से हमको स्टार्ट करना है इंटर लेवल पे। क्लियर? समझ में आया? लाइबिलिटीज का भी मतलब मैं वो नहीं समझूंगा जो तुमने आज तक पढ़ा, लाइबिलिटीज का मतलब भी मैं आपको अलग से बताऊंगा वहां पे। ठीक है, तो आइए अब आपको डेफिनेशन पर ले चलते हैं। एसेट मींस एन रिसोर्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ बेनिफिट इन फ्यूचर, प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। सर एसेट मेरे को फ्यूचर में कमा के देगी, क्यों? क्योंकि आज मैंने इस एसेट पर पैसा लगाया है। आज मैंने इस एसेट पर क्या लगाया है? पैसा लगाया है, उसको हम कहते हैं एसेट। तो पास्ट ट्रांजैक्शंस की वजह से अगर फ्यूचर में कोई एसेट भी जनरेट होने वाली है, दैट इज आल्सो एन एसेट, दैट इज आल्सो एन, अरे जिनको तुम कहते हो ना कंटिजेंट एसेट, क्या कहते हो? कंटिजेंट एसेट। ये सुनो, एस 29, कौन सा एस 29? खैर हमारे किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि हम तो अभी फाउंडेशन के मासूम बच्चे हैं, राइट? एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच द फर्म हैज लीगल क्लेम, जिस पर फर्म का लीगल कंट्रोल है। आज मैं बोल सकता हूँ ये शर्ट मेरी है, क्यों? तो मैंने खरीदी है, मेरे पास इसका बिल है। ये यश बोले नहीं हरप्रीत से तो मेरी चोरी करके पहन के है, मतलब बिल्ला। यस और नो? आई एम हैविंग अ लीगल क्लेम ओवर दिस एसेट, आई एम हैविंग द लीगल क्लेम ओवर दिस एसेट। मैं इसको बिल दिखाऊं, ये देख, फ्लिपकार्ट से खरीदी थी, हरप्रीत सिंह सलूजा लिखा हुआ है। यस और नो? मान लो। ओके। नहीं, इधर एक ठोकर पे संडे बाजार भी लगता है। 50 रुपए में शर्ट मिलती है वहाँ, 50 रुपए में शर्ट, 100 रुपए में पैंट मिलती है वहाँ पे। एनी ओन्ड टेंजिबल, ऐसे टेंजिबल भी होती है और इनटेंजिबल भी। एनी ओन्ड टेंजिबल और इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू यूजफुल टू द ओनर। कितना समझाया इंस्टीट्यूट ने एसेट को? हाँ, वाकई मेन जो तुमको याद करना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन याद करनी। क्या है? इट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। इतना ही लिखते थे ना, पर क्या करें, अभी और है नीचे। दिस कैन बी करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आर दोज व्हिच कैन बी एक्सपेक्टेड टू टर्न इनटू कैश विद इन अ ईयर। ओ, इधर क्लास 11th ही लिख दी इंस्टीट्यूट ने, जिसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 साल से कम में, उसको कहते हैं करंट एसेट्स। क्या कहते हैं? अंडरस्टूड मैडम? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके। Fixed asset cannot be quickly converted into cash without interfering business operations. These are valuable assets that take more than 1 year. जैसे land, building, machinery, furniture, vehicle, equipment, furniture and long-term investments. Intangible assets, ऐसी assets basically यहाँ पर भी intangible assets का मीनिंग तुम्हारा वही है क्लास 11th वाला, पर हमको इसके ऊपर एस 26 भी पढ़ना है इंटर लेवल पे, वो इंटेंजिबल एसेट वहां डिफाइन करेगा। ठीक है? इंटेंजिबल एसेट्स आर द आइटम्स सच एज पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एंड अदर काइंड्स ऑफ राइट्स दैट और थिंग्स ऑफ वैल्यू टू द कंपनी
which are not physical objects, often they do not appear in the financial reports. That was the last definition for today, that is asset. Thank you so much.